बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, बहुत ही कड़ाकेदार स्टोरीज़ हैं। 21 माह 55 करोड़ रुपए खर्च, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कतर एयरवेज़ को प्रेस रिलीज़ क्यों जारी करना पड़ी? पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए और लॉस एंजल्स की आग बेकाबू होती जा रही है। उसने खाकस्तर करके रख दिया है पूरा शहर। और एक और वीडियो लीक हो गई है भाई, 1.5 साल में पहली मर्तबा अफसोसनाक खबर, इतनी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि यूथियों का बट्ठा बैठ गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही तशवीशनाक खबर सुना दी है। ये क्या है, सब पे बात करते हैं भाई। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आपका ताउन धड़ाधड़ जारी है। हमने 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद में, वो मस्जिदें जो बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, वो मस्जिदें, वो इलाके जहां लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि पानी की ओवरऑल कमी है, लेकिन हम उन इलाकों में लगा रहे हैं कि जिन इलाकों में लोग जोड़ों का पानी पीने, गंदे गटरों का पानी पीने के लिए, ताकि आपको इस चीज़ की गारंटी हो, एहसास हो कि हम किन को पानी पिला रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है, पानी पिलाना तो वैसे राह चलते को भी सवाब है, लेकिन जो जोड़ों का पानी पीने पे मजबूर हैं, उस इलाके के मकीनों को, उस इलाके के नमाजियों को, उस इलाके के रोज़ेदारों को, उनको पानी पिला रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और ऐसी प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आ जाइए, मैं आपको वीडियो सुनवाता हूँ, ऐसी वीडियो यकीन करें आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो यूथिये जो कह रहे थे इमरान खान तो NRO नहीं लेगा, इमरान खान तो इनके आगे भीख नहीं मांगेगा, ये सुन लीजिए। सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और 2 कमीशंस का क्याम। ठीक है सर, हाँ। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकता है, सिर्फ एक सिग्नेचर की जरूरत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो इसलिए हम इनकी नीयत को मजीद भांपना चाहते हैं कि ये कुछ करने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। तो आप सियासी कैदियों की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चाहते हैं? बिल्कुल हो सकती है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुराद यही होता है ना, क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, कि वजीर आजम के पास इस्तेहकाक होता है, क्या होता है कि वो लिखकर अगर साइन करके दे दें? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री व्हिच हैपेंस टू बी द प्राइम मिनिस्टर। एंड इन केस ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स इट्स द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। वो मिलिट्री कोर्ट्स का मेरे ज़हन में पूरा नहीं है, मेरा ख्याल। जी आप सही कह रहे हैं। एक जनरल गेस्ट के तौर के ऊपर यही है शायद कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही उसको साइन करेंगे जी, मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। सजा माफ करना जो है उनके पास है, प्राइम प्रेसिडेंट के पास भी है। अब आपने सुन लिया, सारे यूथिये कहते रहे कि इमरान खान मर जाएगा, NRO नहीं लेगा। ये अब कह रहे हैं हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहा कर दें, यानी हमें वज़ीर आज़म रिहा कर दें, हमें वो बंदा रिहा कर दें जिनको हम चोर और डाकू कहते रहे, जिनको ये भी कहते रहे ये तो कठपुतली हैं, ये कब रिहा कर सकती, इनसे तो हम मुज़ाकरात भी नहीं करते। अब उन्हीं के आगे कशकौल लेके खड़े हैं, उन्हीं के आगे हाथ फैला के खड़े हैं, अल्लाह के नाम पे हमें रिहा कर दो। एक और वीडियो भी शरफजल मरवत साहब का भी यही ख्याल है जो खालिद साहब का ख्याल है। सुनाता हूँ आपको कि उनका क्या ख्याल था पहले मैं, लेकिन अब क्योंकि उनका ख्याल गैर अहम है, मैं आपको गुजारिश करूं, देखिए वो रोज़ कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पार्टी बयानिए से, पार्टी की सोच से वो इदराक भी नहीं रखते, वो मामलात को नहीं जानते। आप उन्हें बुला लेते हैं कोई ना कोई चैनल, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहना होता है तो वो कह देते हैं। ये उनकी ज़ाती राय है, इसका पार्टी से या पार्टी की सियासत। लेकिन सर सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? खान साहब ने लगाया उनको। कोई नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको PTI के आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आईन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आईन की बात किस तरह करेंगे? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता PTI का। ये मुझे इदराक की बात बता रहे हैं
میں نے تو کافی کوشش کی کہ یہ خاموش ہو جائے. یہ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا, اب مجھے یہ سمجھا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں. اگر مزید بولے گا تو پھر اس سے زیادہ جو ہے مجھے جواب دینا ہوگا, اور میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں. یہ سیکرٹری جنرل ای میں بن گیا. اگر ہم اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پھر پاکستان کے آئین کی بات کس طرح کریں گے؟ نامنیٹ ان کو بنایا تو کوئی نہیں بن سکتا ہے نا. آپ, ہمارا آئین کہتا ہے, پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ الیکٹڈ. علیمہ خان صاحبہ ورسز بشرا بی بی صاحبہ, وہ آپس میں لڑ پڑیں. علی امین ورسز بشرا بی بی, علی امین ورسز علیمہ خان, سلمان اکرم راجہ ورسز مروت صاحب, مطلب ورسز. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. یہ بھی وقت نے دکھایا ہے, یہ مقافات عمل ہے, یہ قدرت کا انتقام ہے بھائی. پاکستان کیا کیا دیکھے گا اس ٹولے کے ہاتھوں. قطر ایئر ویز کو باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرنا پڑی. کیوں؟ پھر عمران ریاض جیسے یوتھیے نے ایک جھوٹ بولا کہ قطر ایئر ویز دفتر بند کر کے پاکستان سے جا رہی ہے. یہ ذرا سن لیجئے, ساتھ اس کے پریس ریلیز بھی لگی ہے, اور قطر ایئر ویز نے کہا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے. اس سے پہلے کیا تھا یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے, سن لیجئے. قطر ایئر ویز کی ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے پریس ریلیز بھی لگی ہے, اور یہ عمران ریاض کا جھوٹ بھی سن لیں. یہ لیں, انہوں نے منہ پر ایک طرح کا تماچا رسید کر دیا ہے. یہ لیں. قطر ایئر ویز نے پاکستان میں اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں. یہ بھی روزانہ کوئی نہ کوئی بڑی کمپنی, کوئی نہ کوئی بڑا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر جاتا ہے, اور پاکستانی بہت بڑی تعداد میں پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے. لوگ اپنا, آپ اندازہ کریں, اس کی ساتھ پریس ریلیز لگی ہوئی ہے کہ ہم تو بالکل ہم نے دفاتر بند نہیں کیے, ہمارے دفاتر بھی جاری ہیں, ہمارے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ہمارا آپریشن بھی جاری ہے, یہ سب کچھ جاری ہے. اس طرح وہ کیا سوچتے ہوں گے یار, وہ کیا انہی یوتھیوں کی وجہ سے. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ سعودی عرب, یو اے ای, قطر, چائنا, انہوں نے 258 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا. پہلے بھی ہزاروں ڈپورٹ ہو چکی ہیں. یہی جب سے یہ یوتھ, کبھی آپ نے پہلے بھی تاریخ میں سنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں سعودیہ نے بھگا دیا, یو اے ای نے بھگا دیا, قطر نے, چائنا نے نکال دیے پاکستانی. اب یہ جیسے وہ نکالیں گے تو کیا ہوگا, بے روزگاری بڑھے گی, پاکستان پہ پریشر بڑھے گا. یہ وہ یوتھیا ہے بھائی. آصف غفور کا شکریہ ادا کریں, شکریہ ادا کریں جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, شکریہ ادا کریں ثاقب ناصور کا, شکریہ عمر عطا بندیال کا ادا کریں, ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں, جنرل پاشا کا, جنرل ظہیر الاسلام کا, ان کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اس ٹولے کو مسلط کیا ہے پاکستان پر, پاکستانی قوم پر. اور اس ٹولے کی اخلاقیات کیا ہے, یہ اخلاقیات تو ذرا دیکھیں, ذرا سنیں تو صحیح. یہ ٹولے کی ٹوٹل اخلاقیات ہے. علی امین اور مہر شرافت کی ایک ویڈیو آڈیو پہلے بھی لیک ہوئی تھی, یہ آپ دوسری بھی سن لیں. یہ ٹولے کی اخلاقیات ہے, یہ ٹوٹل ان کا کیریکٹر ہے. اس کیلیبر کے لوگ ہیں بھائی. کو کیلیبر کے لوگ ہوتے, کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے, کوئی اکانومی کو سٹرانگ کرتے, کوئی سیریس لوگ ہوتے, کوئی سنجیدہ لوگ ہوتے, پھر تو کہتے ہم کہ خیر ہے. یہ ٹوٹل ان کی اوقات ہے, ان لوگوں کو مسلط کیا گیا. یہ دیکھیے, گالیاں نکالنے والا دلہ نہیں ہوتا, ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالنے والا دلہ نہیں ہوتا. دوسری بات سنو, ٹھیک ہے, سامنا ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. دوبارہ کال کر, یہ تمہاری ٹوٹل اوقات ہے, ٹوٹل. ٹھیک ہے, دھمکیاں نہیں, کیا سمجھ کے میری بات سن لے. دوبارہ گالیاں تو نہیں, میں نے تو پہلے بھی گالی نہیں دی تھی, تم نے گالیاں دی تھی. میں تو علی بھائی کر کے بات کر رہا تھا. جی دیکھ لیں گے. چلیں جناب, آپ نے جو تیر مارنا ہوا نا وہ مار لیجیے گا, فائر مارنا ہے فائر مار لیجیے گا. پہلے کتنے لوگوں کو فائر مارے ہیں, مارے گا نہیں مارے گا, دیکھ لیں گے. چلیں, تیری اوقات یہی تھی نا, ریکارڈنگ کر کے بھیجا دی. یہ ریکارڈنگیں تم نے کی ہیں, جو ادھر بندوں میں بیٹھ کے اپنے نمبر بنانے کے لیے مجھے کال کر کے گالیاں دے رہا تھا نا ساری. میں نے کی ہے. تو اور کس نے کی ہے, منصور علی خان کو کس نے بھیجی ہیں, مجھے منصور علی خان نے بھیجی ہے, اور میں نے ان کو جو میسج کیا میں وہ بھی, میں نے کیا. ٹھیک ہے, پھر مجھے کیوں سنا رہا ہے.
ओके, मैं तो तेरी बड़ी इज्जत करता था कि यार हमारा सीएम है, हमारा बड़ा भाई है। मैंने की है ना, हाँ। मैंने की है ना, तू करके मत बोल, हैं? हैं? तू करके मत बोल। और क्या बोलूं, तेरी औकात ही ये है। मैं तो अली भाई कर रहा था, तू माँ बहनों की गालियां दे रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? तुझे तो इज्जत रास नहीं है। मैं भी बता दूं क्या समझ गई थी तू फैर मार लिया मैनू, क्या समझ गई थी तेरी मैं इज्जत करता रहा। तू ਜਿਹੜੀ बकवास की तेनू हया नहीं आई? तू मेरे बारे की जानना है तू मेरे बारे? ये वो महज शराफत हैं पीटीआई के एमपीए और अली अमीन गंडापुर साहब, एक सूबे के वजीर आला। इससे बेहतर ज़बान वो जो थड़े पे बैठते हैं ना, वो जो चौराहे पे बैठते हैं, वो जो गली पे बैठते हैं, वो जो चरसी होते हैं, जहाज़ जिनको बोलते हैं आम तौर पे, उनकी भी बेहतर गुफ्तगू होती है इनसे। इनके हथे कौम चढ़ गई है। ये लोग हैं लफंगे तिलंगे लोफर, जो जहान के बिल्कुल बिगड़े हुए बच्चे, उनके हाथ आपने ये चढ़ा दिया है मुल्क। ये कौम उनके हथे लग गई है। ये लोग हैं। किसी और सियासी जमात की इतनी ऑडियोज़ कभी लीक हुई हैं, इतनी वीडियोज़ लीक हुई हैं? कभी पिंकी पीरनी से जुल्फी बुखारी मुआशका लड़ा रहा है, कभी इमरान खान आयला मलिक से वो सेक्स कर रहा है, सेक्स कॉल्स। अल-अमान अल-हफीज़ मेरे पास पूरी मौजूद है। कभी मेरा दिल करता है यार मुझे फैमिली सुनती है, मैं इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ। आप यकीन करें कि हम तो वो न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं ना, गुफ्तगू करनी होती है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम से, को 15 मिनट की कॉल थी, 5 मिनट के बाद मैं फजूल बंद कर दी। यार इतनी फजूल गुफ्तगू हो सकती है? ये आलम इस्लाम का अजीम लीडर है, माशाअल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं आलम इस्लाम के इस अजीम लीडर पर। ये सिलसिला है आलम इस्लाम के अजीम लीडर का। क्या बात है भाई, क्या बात है। और फिर मुकाफात अमल यही होती है। फिर यही तो कुदरत का इंतकाम होता है। और कुदरत का इंतकाम ये है कि कल मुलाकात डे था, ठीक है, जो यूजुअल विजिट डे होता है बनीगाला में, एक बंदा नहीं पहुंचा। यानी मंगल और जुमेरात के 2 दिन हैं जो इमरान खान से मुलाकात के दिन हैं। 1.5 साल में पहली मर्तबा ये डेवलपमेंट हुई है। 1.5 साल में पहली मर्तबा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई नहीं पहुंचा। ना कोई वकील पहुंचा, ना कोई कमेटी का बंदा पहुंचा, मुज़ाकराती कमेटी का, ना कोई फैमिली वाला आया, ना पिंकी आई, ना अलीमा खान साहबा आई, ना कोई और आई, ठीक हो गया ना, या आया। कोई भी 1.5 साल में मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। एक दफ़ा, यानी जुमेरात का कल पहला दिन था, 1.5 साल में पहली दफ़ा इतनी बड़ी और इतनी यूथियों के लिए अफसोसनाक और धमाकेदार डेवलपमेंट और पेशरफ्त हुई है कि कहते हैं इमरान खान यूं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा, तन्हाई में बैठा रहा, कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, कुछ लोग, कुछ यूथ ही आपको कहेंगे कि भाई इजाज़त नहीं थी। पहले कई दफ़ा इजाज़त नहीं होती थी। इजाज़त नहीं भी होती थी, ये बनीगाला जेल के बाहर वकला का टोला पहुंच जाता था, वो कमेटी वाले पहुंच जाते, वहीं से खड़े होकर हीरो बनते, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते। सहाफ़ी मुंह तकते रहे कि कोई आज भी आए गुफ्तगू करे कि भाई हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, या कोई और बंदा आए वो कहे कि जी वो चला गया है मुलाकात के लिए। कोई एक बंदा भी नहीं पहुंचा, कोई एक आदमी भी नहीं आया। दूसरी तरफ का क्या हाल है मेरे भाई? दूसरी तरफ की क्या सूरत हाल है? दूसरी तरफ की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान, ये ज़रा सुनिएगा सही, फिर उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर ये रियासत क्या कर रही है? रियासत कौम के मुंह पर तमाचा मार रही है। रियासत हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को ये अडियाला जेल में 21 माह के दौरान कैद करने का खर्चा 55 करोड़ रुपए आया है। उनकी तहकीकाती, अच्छा जी, अब ये हुकूमती ज़राए ने बताया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इमरान खान तकरीबन 520 दिन से जेल में हैं। उन्हें अपने खिलाफ 188 मुकदमात का सामना है। ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा सही, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी होता है, कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के साथ 4 मुकदमात, 4 तहकीकात और इंक्वायरीज, वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के साथ 12 तहकीकात और मुल्क के 70 थानों में 172 फौजदारी मुकदमात हैं।
अच्छा जी, हुकूमती हुकाम ने मज़ीद इंकशाफ किया कि इमरान खान की कैद के कुल अखराजात 55 करोड़ रुपए तक पहुँच गए हैं। उसके सेल के इर्द गिर्द 26 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। साथ ही 5 एजेंसी के कारकुन जेल के बाहर सिक्योरिटी की निगरानी के लिए मामूर हैं। सिक्योरिटी इदारों की तनख्वाहों पर हुकूमत को 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इसके सेल के इर्द गिर्द के इलाके को बेहतर बनाने पर इजाफी 20 मिलियन खर्च हुए हैं। मीडिया इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इमरान खान के खाने और दीगर अशियाए ज़रूरिया पर महाना 5 लाख रुपए और सिक्योरिटी के अखराजात 12 लाख रुपए महाना हैं। योमिया 32,000 रुपए का खाना खा रहा है रियासत मदीना का दावेदार, और फिर जिसे पाकिस्तानी हुकूमत पूरा करती है हमारे टैक्स के पैसों से, खजाने से। एक मजदूर की तनख्वाह आप अभी तक 32-33 हज़ार रुपए नहीं दे रहे, पूरे घर का उनका चलाना, और वो एक दिन का खाना 32,000 रुपए खा रहा है और कहता है मैं आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं मदीना की रियासत का दावेदार हूं। जो वाली मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बोरिए पर बैठते थे, टाट पर, और खाते क्या था, सूखी रोटी। क्या खाते थे? फाके होते थे घर में। ये मदीना की रियासत के झूठे दावेदार जो कि 32,000 रुपए का खाना रोज खा रहे हैं, मजीद पता नहीं क्या क्या मिल रहा है नाश्ते में और वो, और फिर उसके बाद अब ये मजीद बराम। ये सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अडियाला जेल के अंदर एक बैंक अकाउंट खोला गया है जिसमें 2 करोड़ रुपए हर वक्त मौजूद हैं। इमरान खान को की मर्जी उसके जितना अखराजात वहां से कर ले, और वो हमारे कौमी खजाने से हुआ है। हुकाम ने यह भी बताया है कि इमरान खान के खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस निपटाने वाली नैब टीम और प्रोसिक्यूटर पर 300 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। FIA 12 केसेस पर काम करने वाले 16 तफ्तीशकारों पर 50 मिलियन रुपए खर्च किए, जबकि मुल्क में इमरान खान के खिलाफ 172 मुकदमात निपटाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस पर 100 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। 100 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं। अब ये आपने पता कर लिया ये क्या सूरत हाल है। हमारी हालत ही ये है यार, हमारा दुख ही ये है। अब ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर यानी वजारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि, और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि हमारे 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, जिनके पास दोहरी शरीयत है। अब दोहरी शरीयत हम सियासतदानों को नहीं रखने देते। क्यों? इसलिए कि अगर आप दोहरी शरीयत होगी तो आप कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलियों के मेंबरान नहीं बन सकते। ठीक? क्यों? क्योंकि भाई कोई नेशनल सीक्रेट कहीं कोई आउट ना हो जाए, आपकी दोहरी शरीयत होगी। ठीक? और आप मुझे बताएं, अब ये एक डिबेट छेड़ पड़ी है कि नेशनल सीक्रेट्स ज़्यादा सियासतदानों के पास होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स के पास होते हैं। ये नेशनल सीक्रेट तो किसी MPA या MNA से ज़्यादा, इवन मिनिस्टर से भी ज़्यादा उस क्लर्क के पास होते हैं जो डायरेक्ट उसको मैनेज कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, जो डायरेक्ट उसके साथ एंगेज होता है ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ। उसके पास तो बहुत ज़्यादा 22,000 अफसरान, जाहिर है वो छोटी लेवल के तो नहीं हो सकते। अब कनाडा, अमेरिका की नेशनैलिटी, UK की, यूरोप की नेशनैलिटी, ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी, इधर मिडिल ईस्ट की तो नेशनैलिटी इस तरह से मिलती नहीं है ना। उन मुल्कों की नेशनैलिटी, मगरब की, अमेरिका की, कनाडा की, और आप मज़े करें यहाँ। और ये सिर्फ 22,000 वो मुलाजमीन या वो अफसरान हैं, ये सिर्फ वो अकेले नहीं, वो माशाअल्लाह अपने भी, उनकी फैमिली के भी, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज माशाअल्लाह बाबर सत्तार साहब के बारे में ये सामने आया कि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, उनकी पूरी फैमिली के पास अमेरिका की नेशनलिटी है। पता नहीं और कितने जजेस हैं, जज बने बैठे हैं, इतनी सीक्रेसी, उनको इन कैमरा मीटिंग, कई दफ़ा फैसले ऐसे इस तरह के हसास फैसले, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने सियासतदानों पे माशाअल्लाह पाबंदी लगाई है कि ये वो ना करें। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जनाब कि इमरान खान को सेहत की बुनियाद पर अडियाला जेल से कहीं इधर उधर मुंतकिल किया जा सकता है, सेहत या सिक्योरिटी की बुनियाद पे।
अब ये देखें, ये उनके पता नहीं हक में बयान है, मुझे नहीं पता, या उनके खिलाफ है। उनको मुंतकिल कहाँ किया जा सकता है? जेल से बाहर कहीं बनीगाला या कहीं किसी रेस्ट हाउस में या कहीं ऐसी जगह जहाँ शेख रशीद वाली बात है कि ना कोई आवी तो ना कोई जावी। एक बड़ी अहम खबर है भाई, और वो खबर ये है, मैं हैरान हूँ, बल्कि अब जो फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ है ना, मुझे हैरानी नहीं होती भाई, ठीक हो गया ना। इसलिए नहीं होती मुझे हैरानी कि फ़लस्तीन में जिस तरह की नस्ल कुशी की गई, फिर वो कातिल 45-46 हज़ार इंसानों का कातिल जब अमेरिका जाता है, अमेरिका की पार्लियामेंट में उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, तालियां बजती हैं, खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। अमेरिका की ईवान नुमाइंदगान ने माफ़ कीजिएगा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल मंजूर किया है। शर्मनाक तरीन हरकत है। किसके खिलाफ? आलमी अदालत इंसाफ के खिलाफ बिल मंजूर किया है कि आलमी अदालत इंसाफ ने चूँकि नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उसके बाद फिर नेतन्याहू पर ज़मीन तंग हो गई। कुछ मुल्कों के बयानात आए कि नेतन्याहू अगर यहाँ आएगा तो हम आलमी कवानीन की पाबंदी करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। अब ये ज़ाहिर है बड़ी खिफ़त का मामला था। अब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ये एक बिल मंजूर किया है आलमी अदालत इंसाफ के ख़िलाफ़ कि आपने, और वहाँ तकरीरें हुई हैं कि इस कैंगरू कोर्ट ने हमारे दोस्त मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया कैसे है। अब ये है अमेरिका जिसका कहा जा रहा है बड़ा जनाब जमहूरी है, बहुत जमहूरी डेमोक्रेटिक मुल्क है। ऐसे होता है, ऐसे। वो ट्रंप को आज सज़ा सुनाई जा रही है 10 तारीख को, और फिर ट्रंप ने उस जज की ऐसी तैसी फेरनी शुरू कर दी। जब अपने पे बने तो फिर इसी तरह से बंदरिया की तरह अपने बच्चे नीचे रख देते हैं, ठीक हो गया ना। अपने पे बने तो फिर सारे ह्यूमन राइट्स नीचे पैरों तले रौंद देते हैं। मैं वो एक वीडियो देख रहा था, पहले मैं ऐसी वीडियो से इम्प्रेस हो जाता था, आजकल मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता, ऐसी वीडियो पर लानत भेजता हूँ, ठीक हो गया ना। अब क्या, मैं वो वीडियो देख रहा था और वो वीडियो में मुझे पता चला कि जनाब एक रीछ जिसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसका एक्सीडेंट हो गया, और वो पता नहीं कोई यूरोप की किसी मुल्क की या यूके की, अमेरिका की इधर की वो वीडियो थी, बाहर की थी, बाहर। तो रीछ जो है ना, बियर, वो उस सड़क क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी के साथ लगा, उसका एक्सीडेंट हो गया। जनाब हाय हाय हाहाकार मच गई। वो सारे बंदे उतरे, वो रीछ को जनाब वो उस हवाले से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका MRI किया गया, उसके फलां वो सारा कुछ इलाज मुआवजा, और वहाँ से वो फिर बिल्कुल सारे तड़प के रह गए कि हाय हाय रीछ नहीं मरना चाहिए। और इस तरीके से उसके लिए स्विमिंग पूल का बंदोबस्त किया गया, गर्म पानी का अरेंजमेंट किया गया, उसको वो शफायाब करके दोबारा वो उधर ज़ू में या सफारी पार्क या जो भी होता है उधर छोड़ आए, और बहुत ही एक वीडियो बनाई कि हम इंसानी हुकूक के तो क्या, हम तो जानवरों के हुकूक के भी चैंपियंस हैं। और ये तुम्हारा बाप जो बच्चों पर बमबारी करता रहा है, जो हॉस्पिटल्स पर बमबारी करता रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की एम्बुलेंसेस पर बमबारी की, जो उसने स्कूलों पर बमबारी की, वहाँ इंसान नहीं बसते थे। फिर अल्लाह की लाठी ऐसे आवाज़ होती है, लॉस एंजल्स की जो आग भड़की, ऐसी भड़की कि यकीन कीजिए अल्लामान अल हफीज़ जला के खाकिस्तर करके रख दिया। मैं पढ़ रहा था इंटरनेशनल मीडिया में, कह रहे 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पता नहीं कितने लोग, खुद जो बाइडन के बच्चे का, बेटे का घर जल के खाकिस्तर हो चुका है। वो इस तरीके की आग के भगोले, फायर साइंटिस्ट हैरान हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि आग तो गर्मियों में भड़कती है, ये सर्दियों में कैसी आग भड़क गई है। 1984 से लेकर अब तक को 2-3 दफ़ा ऐसी आग सर्दियों में भड़की है, लेकिन ये तारीख की जो कैलिफोर्निया के जंगलात से भड़की, उसने पूरे लॉस एंजल्स को जला के खाकिस्तर कर दिया। ये ऐसे होता है, एक कुदरत का निज़ाम है, एक ज़ात है जो बताती है कि ख्याल रखो, तुम ज़मीन पर ज़रा कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो, तुम खुदा नहीं हो।
ذرا اس طریقے کو فرعون کا بھی انجام دیکھ لو، نمرود کا بھی دیکھ لو، جس طرح سے تم نے فلسطینیوں کے گھر خاکستر کیے ہیں، جلا کے راکھ کیے ہیں، تو قدرت کے ایک اشارے سے تمہارا اسی طرح سے شہر جلا کے راکھ ہو سکتا ہے۔ تمہاری ساری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس کی ڈیولپمنٹ، تمہاری ساری تعلیم، تمہاری ساری ایکوپمنٹ، تمہاری ساری ترقی کسی کام نہیں آتی۔ میں چاہوں تو میں جنوری کے مہینے میں جہاں برف باری ہو سکتی ہے تمہیں آگ سے جلا کے بھسم کر سکتا ہوں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے، پروردگار وہ ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے۔ جب غضب نازل کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر جیسے لاس اینجلس میں ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، بروز معاشرہ اجر عظیم کا باعث بننے والا ایک عمل خلق خدا کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، اور اگر پانی کا بندوبست کسی مسجد میں کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب شمار کرنے سے باہر ہے۔ آج محترم محمد افضل چودھری اور محترمہ نسیم اختر صاحبہ نے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں پانی کی شدید قلت والے ایک علاقے کی مسجد میں واٹر پروجیکٹ لگا کر روز آخرت اپنے لیے اجر عظیم کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محترم محمد افضل چودھری اور محترمہ نسیم اختر اور ان کی فیملی کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ محمد اسلم صاحب نو نسیم اختر نو تکلیفاں کول بچا، مصیبتاں کول بچا، غم و پریشانی کول بچا۔ ظفر نقوی صاحب دے تمام پریشانی حل فرما، تکلیفاں کول بچا یا رب العالمین، مصیبتاں کول بچا۔ ہماری مسجد میں پانی کی بہت زیادہ تنگی تھی جی، ہمارے پاس اس لیے وسائل نہیں تھی ہم اس کی نظام صحیح کروا سکے۔ ہماری مسجد میں ظفر نقوی صاحب کی ٹیم آئی ہے، انہوں نے پانی کی ٹینکی اور وضو کا انتظام بنوا دیا ہے، ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسلم چودھری اور نسیم اختر، ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں، اس کے بچہ کو آل اولاد کو دعائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا بہت مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہاں بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہاں پانی کی بہت زیادہ تنگی تھی، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہماری مسجد میں پانی کا بہت بڑا ایشو تھا، یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پانی کی یہاں پر ارینجمنٹ کریں۔ تو ظفر نقوی صاحب کی ٹیم آئی ہے اور انہوں نے محمد اسلم چودھری اور نسیم اختر کی امداد سے ہمیں یہاں پر پانی کے لیے ٹینکی بھی لگوا کر دی ہے اور وضو کی جگہ بھی بنا کر دیا۔ تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تکلیف اور پریشانیاں دور کرے۔ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، جان اور مال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ محمد اسلم چودھری نسیم اختر کا، جنہوں نے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ پانی کی بہت قلت تھی، وضو کے لیے ان کو مسئلہ ہوتا تھا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اسلم چودھری اور نسیم اختر کے، انہوں نے ہمارے لیے ایک مسئلہ حل کیا۔ انہوں کو خیر و برکت عطا فرمائی، نسیم اختر اور اسلم چودھری کے گھر والوں کے لیے، کہ انہوں نے ہمارے لیے پانی کا مسئلہ بہت۔ شکریہ ظفر اینکر، شکریہ ظفر اینکر، شکریہ ظفر اینکر، شکریہ محمد اسلم چودھری، شکریہ نسیم اختر، شکریہ ظفر اینکر۔